फर्स्ट ईयर क्लास में आज इस सेशन में हम डेफिनेशंस का चैप्टर लेंगे जो आपके थर्ड यूनिट में है और फर्स्ट पेपर में है। उसमें इस वादी, संवादी, विवादी, अनुवादी के बारे में अपने को डेफिनेशन करनी है। इसका पीडीएफ मैंने भेज दिया है। और वादी, संवादी या अनुवादी, विवादी कहा किसको जाता है, इसका क्या संदर्भ है संगीत के क्षेत्र में, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायन और वादन ये दो विधाएं हैं जहाँ पर रागों की परंपरा को निभाया जाता है। शास्त्रीय संगीत में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग जो है ये मुख्य धुरी है। शास्त्रों में जो बंधा हुआ है, शास्त्रों के नियमों में जो उनके अनुसार चल रहा है, राग में उसका बहुत कठोरता से पालन किया जाता है। और राग जो है हिंदुस्तानी संगीत की एक तरीके से पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी राग मैंने आपको परिभाषा जब बताई है तो उसमें सारा डिटेल किया है, आप उसको सुनिएगा। और किसी भी राग में उसका जन्म यानी थाट, कौन से थाट से उसका जन्म हुआ, उसका क्या जाति है, ऑडव, शाडव, संपूर्ण में से उसका क्या चलन है, उसका क्या वादी संवादी है, उसकी प्रकृति कैसी है। एक राग में ये सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो किसी भी गायक को, किसी भी विद्यार्थी को पता होनी चाहिए जो संगीत का है। राग के अंदर सबसे मुख्य स्वर होता है वादी स्वर। थाट आपको बता दिया है मैंने, जातियाँ बता दी हैं। समय के बारे में भी हमने अभी पिछले सेशन में चर्चा की थी, पूर्वांग और उत्तरांग के बारे में। वो उसके बावजूद हमें ये पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के अलावा कि राग में जो मुख्य स्वर है, प्रधान स्वर है राग का, वो कौन सा है। इसकी परिभाषा हमारे गुरुजनों ने जो दी है उसमें बताया कि वादी स्वर उस स्वर को कहते हैं जो उस राग का प्रधान स्वर है, मुख्य स्वर है, जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, प्रबल स्वर है। कोई भी हम राग की स्वर संगति लें, लेकिन ठहराव, न्यास बार बार वादी स्वर पे ही किया जाता है। जैसे यमन राग में गंधार वादी है, ग वादी है, तो कोई भी हम स्वर संगति गाएंगे तो न्यास अधिकांशतः गंधार पे ही किया जाएगा। राग की जो परंपरा है हिंदुस्तानी संगीत में बहुत पुरानी है। उससे पहले जाति होती थी। राग का ही एक पहला जो पूर्व रूप था वो जाति में था। हमारे ग्रंथकारों ने वादी स्वर के संदर्भ में अलग अलग प्रकार की अपनी व्याख्याएं दी हैं, अपने विचार व्यक्त किए हैं, पर सभी विचारों का जो निचोड़ है वो वादी स्वर के लिए यही है कि एक ऐसा स्वर जो राग का प्रधान स्वर है। मतंग जो हमारे संगीतज्ञ हुए हैं उन्होंने वादी को वदनात् स्वामीवत कहा है। स्वामीवत मतलब उस राग का स्वामी, सबसे प्रबल स्वर। इसी प्रकार कलीनाथ जी ने वादी स्वर का विशेष लक्षण जाति तथा राग में जो प्रधान स्वर है उसके लिए बताया है। अभिनव गुप्त ने वादी स्वर का बाहुल्य प्रयोग बताया है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग जो होता है वो राग में वादी स्वर का ही होता है। वादी स्वर को अंश के नाम से भी जाना जाता है, अंश स्वर। इसके वादी स्वर के अनेक पर्याय हैं। जैसे भरत के अनुसार अंश स्वर जो है, भरत जो हमारे नाट्यशास्त्र के रचयिता थे और उन्हीं के अनुसार हमारा हिंदुस्तानी संगीत का नियम माना जाता है, तो भरत के अनुसार अंश स्वर को वादी स्वर कहा गया है। इसी प्रकार दत्तिल जो हमारे संगीतज्ञ हुए हैं उन्होंने भी अंश स्वर को वादी स्वर कहा है। वादी स्वर का एक नाम और है, वो है गृह। ग्रह स्वर जो है सब जातियों का अंश स्वर है, यानी मुख्य स्वर है। नान्यदेव जी ने भी इस कथन की पुष्टि की है और कहा है ग्रह अंश स्वर जो है वो एक ही है और
अंश स्वर जो है वही वादी स्वर है। यानी ग्रह, अंश, वादी ये तीनों ही अलग अलग नाम हैं, लेकिन इसका जो मतलब है वो एक ही है। ये सब वादी स्वर के लिए, मुख्य स्वर के लिए संबोधन किया गया है। वादी स्वर का एक तीसरा नाम और है, वो है जीव स्वर। जीव स्वर का मतलब भी वही अंश स्वर से है, मुख्य स्वर से है, जिसका बार बार राग के अंदर प्रयोग किया जाता है, बार बार उस पर न्यास किया जाता है। हमारे आधुनिक संगीत के जो एक पिलर हैं, स्तंभ हैं, पंडित भातखंडे जी, उन्होंने भी स्थायी जो स्वर है, प्राचीन स्थायी संज्ञा का अर्थ भी उन्होंने वादी स्वर से ही लिया है। वादी स्वर का देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। राग एक राज्य के तरीके से उन्होंने कल्पना की है कि राज्य के अंदर जैसे मुख्य राजा होता है, उसी प्रकार राग के अंदर, राग रूपी राज्य के अंदर वादी स्वर की स्थिति होती है। यानी राजा के समान मुख्य वही होता है। क्या चीज़, ग्रंथकारों ने क्या कहा है? वादी स्वर को ही मुख्य माना है और अपने अपने ढंग से इसको इसकी व्याख्या की है, लेकिन अर्थ एक ही जगह जाके निकलता है। वो है राग में एक मुख्य स्वर होता है जिसको हम वादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर के बाद में अब संवादी स्वर। संवादी स्वर किसे कहते हैं? तो हमारे गुणीजनों ने, संगीतज्ञों ने वादी स्वर उस स्वर को कहा है जो राग में वादी स्वर से तो कम, किंतु दूसरे जो स्वर हैं जिनका प्रयोग किया जा रहा है उससे अधिक उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसका प्रयोग किया जाता है, उस पर न्यास किया जाता है। संवादी का अर्थ है वादी से संवाद, संबंध, उससे नाता रखने वाला, है ना। अतः वादी और संवादी इन दोनों स्वरों में एक प्रकार का आपसी संबंध होता है, पारस्परिक संबंध होता है। वो संबंध है सा रे गा मा पा धा नी सा। ये स्वर हैं सप्तक के। इनको दो भागों में बांटा जाए, यानी सा रे गा मा पहला भाग और पा धा नी सा दूसरा भाग। सप्तक के दूसरे भाग के जो स्वर हैं वो पा धा नी सा हैं और पहले भाग के स्वर हैं सा रे गा मा हैं। इन दोनों का भी आपसी संबंध होता है। जैसे अगर सा का संबंध पा से है तो रे का संबंध धा से है, गा का संबंध नी से है, मा का संबंध तार सप्तक से है। तो ये आपस में कोरिलेट हो गए हैं। तात्पर्य यह है कि अगर किसी राग में वादी स्वर गंधार है, गा है, तो उसमें संवादी निषाद होगा। अगर रे वादी स्वर है तो धैवत संवादी होगा, धा संवादी होगा। अगर किसी राग में पांचवा स्वर संवादी होगा, मतलब जैसे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी राग में पांचवा स्वर अगर वर्जित है या दुर्बल है तो चौथा स्वर संवादी होगा। यानी इन दोनों का आपस में एक संवाद है, रिलेशन है, जो राग के नियमों के मुताबिक है। पहला स्वर हुआ वादी स्वर और दूसरा स्वर हुआ संवादी स्वर। तो ये बात आप समझ गए होंगे, वादी और संवादी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि राग रूपी राज्य में वादी स्वर राजा है तो संवादी स्वर मंत्री है। राजा के बाद में मंत्री का महत्व होता है, उसकी गरिमा होती है ना, वो राज्य को चलाता है। संवादी स्वर के लिए मतंग, हमारे जो ऋषि हैं, उन्होंने कहा भी है संवदनात् संवादी। भरत और मतंग के अनुसार जिन दो स्वरों के मध्य में नव अथवा त्रयोदश श्रुतियाँ हों तो वो परस्पर संवादी स्वर होते हैं। आपको समझ आ गया होगा। संवादी स्वर मुख्य रूप से मंत्री के समान होता है राग रूपी राज्य में। संवादी स्वर के बाद में बारी आती है अनुवादी स्वर। 4 प्रकार के स्वर हैं राग में। पहला वादी बताया मैंने आपको, दूसरा बताया संवादी और तीसरा जो स्वर है वो है अनुवादी।
वादी, संवादी और विवादी के बाद जो स्वर बच जाते हैं, जो राग में प्रयोग होते हैं, उन सभी को अनुवादी स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। आप इस बात को फिर से समझें। वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, ये राग के 4 स्वरों के प्रकार हैं। उसमें वादी, संवादी और विवादी के बाद जो स्वर बच जाते हैं, यानी जो स्वर राग में लिए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं, तो उन स्वरों को हम अनुवादी स्वर कहते हैं। वो सारे सपोर्टिंग में आते हैं, सारे राग का सपोर्ट करते हैं। अनुवादी स्वर एक तरीके से सेवक के समान होते हैं, यानी वादी, संवादी, वादी हुआ राजा, संवादी हुआ मंत्री, विवादी की जो तुलना है शत्रु से की जाती है, जो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। और अनुवादी स्वर जो शेष बचे हुए स्वर होते हैं, वो जो राग का विस्तार करते हैं, आलाप में, तान में, राग के सौंदर्य में जो होते हैं, उन्हें उन सेवक की श्रेणी में रखा गया है, और वो हैं अनुवादी स्वर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है विवादी स्वर। विवादी स्वर का जो तुलना है एक तरीके से शत्रुओं के समान की जाती है। विवाद करने वाला, हर जगह विवाद करने वाला। विवादी स्वर को हमारे अभिनव गुप्त जी ने और जितने भी हमारे मतंग हैं, कल्लीनाथ हैं, शास्त्रकार जो हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। शास्त्र के नियम के अनुसार विवादी स्वर का जो प्रयोग है राग में शत्रु के समान होता है, विवाद करने वाला, कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाने वाला। किंतु विवादी स्वर का जो अल्प प्रयोग है, थोड़ा यानी किंचित जो प्रयोग है, आंशिक जो प्रयोग है, वो भी शास्त्र इसकी इजाज़त देते हैं, इसकी आज्ञा देते हैं कि वो कुशल गायक जो हैं, जो रियाजी गायक हैं, वो अपने ढंग से उसका जो प्रयोग है बहुत ही खूबसूरती से करते हैं, जिससे कि राग की सौंदर्य बढ़ता है, और ये उनके रियाज पर निर्भर करता है। विवादी स्वर के लिए शत्रु के तुल्य होने के बावजूद भी हमारे भातखंड जी ने कहा है कि कुशलता पूर्वक कण के रूप में विवादी स्वर का प्रयोग किया जाता है, जिससे राग की रंजकता बढ़ती है और उसका जो स्पर्श है बहुत ही कम होता है और कुशलता से होता है। इस प्रकार 4 प्रकार के स्वर मैंने आपको राग में बताए। विवादी स्वर के लिए ये भी है कि पहले इसका कम प्रयोग होता था, लेकिन आजकल वर्तमान में जो गायक हैं वो एक्चुअली यह एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। हमारी जो संगीत है वो परंपरा का है, परंपरा में बंधा हुआ है, लेकिन प्रयोगात्मक भी है। उसमें समय समय पे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो मन को भाते हैं, जो सुंदर लगते हैं और शास्त्रों के अनुकूल भी होते हैं। किसी भी परंपरा को बढ़ाने के लिए उसका जो परंपरा है उसका तो निर्वाह होता ही है, लेकिन धीरे धीरे शास्त्रों में भी इसकी आज्ञा दी गई है कि हम उसमें प्रयोगात्मक कुछ कर सकते हैं, कुछ रचनात्मक कर सकते हैं। तो वर्तमान काल में हमारे जो गुणीजन हैं, गायक हैं, कलाकार हैं बड़े, वो विवादी स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमीर है, कामोद है, गौड़ सारंग है, इसमें कोमल निषाद का जो प्रयोग है वो विवादी स्वर के नाते होता है, विवादी स्वर के तरीके से होता है, यानी कण लिया जाता है, उसका द्रुत लय में, तानों में उसका स्पर्श किया जाता है, जो कि सुनने में बहुत ही मधुर लगता है। इसी प्रकार केदार राग में, छायानट राग में विवादी स्वर जो है कोमलनी लगाया जाता है, जिसका प्रचार अभी बढ़ गया है। भैरवी में भी पूरे 12 स्वरों को खुलकर प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरे सेशन के अंदर मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, राग में लगने वाले स्वरों की श्रेणियाँ बताई। वो है वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। तो इन चारों का जो प्रयोग है राग रूपी राज्य के अंदर अगर हम देखते हैं तो राजा के समान वादी स्वर होता है, मंत्री की तुलना संवादी स्वर से की जाती है, और अनुवादी स्वरों की जो तुलना है सेवक के
श्रेणी में की जाती है, जबकि विवादी स्वर जो हैं उनका शत्रु के समान उसकी तुलना की जाती है। लेकिन जो अच्छे गायक हैं, अच्छे गुणीजन कलाकार हैं, वो विवादी स्वर का प्रयोग करते हैं बहुत कुशलता से, जिससे राग का सौंदर्य, उसका शास्त्र का जो नियम है वो खंडित नहीं होता है। इस चीज़ को आप एक बार सुने और सभी चीज़ों पर जो राइटिंग वर्क है वो PDF में है, उसको आप परिभाषाएं जो ये डेफिनेशंस हैं दी हुई हैं, आप उसको लिख सकते हैं और इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। आशा है सारा चीज़ समझ आ गया होगा। थैंक यू।